तो एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्लोज टेस्ट आज हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये क्या लिखा हुआ है। इन ए सर्वे, अब देखो क्या आएगा, बाय ए लाइब्रेरी। बस इतना ही देखो। अब इसको जो है ना, मैंने अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की ना, तो मैंने आपको बता रखी है एक ट्रिक, मैंने कह रखा है आपको कि आप ऑप्शन को बाद में देखें, पहले गेस करने की कोशिश करें अपने दिमाग से कि यहाँ पे क्या आएगा। अब सर्वे को जो है ना, हमेशा कोई भी सर्वे होता है तो सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। तो बस अब इन बाकी चीज़ों को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मेंटेन करना है ना। क्या मेंटेन करोगे, कोई रिकॉर्ड है क्या जिसे मेंटेन करना है। एम्प्लॉय का मतलब है कि भाई किसी को रोजगार देना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर्कुलेट का मतलब होता है किसी को जो है, किसी बात को जो है सर्कुलेट करना, किसी बात को जो है चारों तरफ फैलाना, उसको बोला जाता है सर्कुलेट। कि भाई ये ऑफिस का ऑर्डर है, इसे सर्कुलेट कर दो सभी कर्मचारियों के बीच में। तो कंडक्टेड इन ए सर्वे कंडक्टेड बाय ए लाइब्रेरी, ना। तो ध्यान रखना, ये सर्वे के लिए जब भी आएगा ना, तो ज़्यादातर सर्वे के साथ कंडक्ट शब्द का ही प्रयोग होगा कि भाई सर्वे जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है। तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया लाइब्रेरी के द्वारा। तो उस सर्वे के माध्यम से इट वाज रिसेंटली, अभी हाल ही में, अब देखना है यहाँ पे दूसरे में क्या लगाए हम, दैट पेरेंट्स विश देयर चिल्ड्रन टू रीड बुक्स विथ हाई मॉरल। अब देखते हैं दूसरे में क्या आना चाहिए। इट वाज रिसेंटली, कि भाई सर्वे कंडक्ट किया गया, उस सर्वे में रिसेंटली। अब क्या हो सकता है यहाँ पे ना, देखते हैं दूसरे के ऑप्शन दे रखे हैं। तो सर्वे के माध्यम से क्या हुआ, क्या सर्वे के माध्यम से एक्सपोज होगा किसी चीज़ का, इन्फर्ड, रिवील्ड, कॉन्कर्ड। अब इनके चारों के मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, फिर आप कोशिश करना समझने की क्या आएगा। देखो एक्सपोज का मतलब क्या होता है, एक्सपोज का मतलब होता है किसी का पर्दाफाश करना, किसी चीज़ का खुलासा करना। जैसे कि भाई कोई नेता है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके उन भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा कर दिया, तो उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं एक्सपोज्ड का। तो क्या यहाँ पे एक्सपोज्ड आ सकता है। इन्फर्ड का मतलब होता है कोई निष्कर्ष निकालना। जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई पैसेज पढ़ा, अब इसको पढ़ने के बाद में आप क्या निष्कर्ष निकालते हो ना, क्या किस लॉजिकल कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो, तो उस निष्कर्ष को आप बोलते हैं इन्फर। इसके बाद में देखो रिवील। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना, कि भाई किसी चीज़ को प्रकाश में लाना है ना, तो रिवील। और इसके बाद है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है एक तरीके से, कॉन्कर का मतलब आप कह सकते हो सहमति, है ना, एग्री करना किसी चीज़ से, कि भाई आपकी जो राय है, आपकी राय से मैं भी सहमत हूँ, तो इसका मतलब मैं कॉन्कर करता हूँ ना, मैं एग्री होता हूँ उस राय से। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही शब्द आएगा ना, वो आएगा रिवील। रिवील का मतलब है कि भाई ये जो सर्वे था, उस सर्वे के माध्यम से ये खुलासा हुआ, उस सर्वे के माध्यम से ये बात प्रकाश में आई, तो उसके लिए हम लगाएंगे रिवील, है ना। तो देखो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई इन ए सर्वे, तो यहाँ पे लगा दिया हमने कंडक्टेड बाय ए लाइब्रेरी। इट वाज रिसेंटली रिवील्ड, अभी हाल ही में ये पता चला उस सर्वे के माध्यम से, दैट पेरेंट्स विश, कि जो माता पिता हैं उनकी ये इच्छा है, माता पिता जो है वो ये इच्छा करते हैं, देयर चिल्ड्रन टू रीड बुक्स, कि भाई उनके बच्चे जो है वो किताबें पढ़ें। कौन सी किताबें, विद हाई मॉरल। अब देखो यहाँ पे तीसरे में लगाना है हमें, कि पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है किताबें पढ़ें। कैसी किताबें पढ़ें, विथ हाई मॉरल। मॉरल का मतलब नीति से संबंधित। तो देखते हैं क्या आना चाहिए। अब तीसरे ऑप्शंस के लिए हमारे पास हैं, ये देखो हमारे तीसरे ऑप्शंस के लिए हमारे पास शब्द हैं, ये चारों शब्द हैं। मैं चारों के अर्थ बताता हूँ आपको। डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो डेलिबरेशन करने का मतलब विचार विमर्श करना, है ना, मंत्रणा करना, कि भाई काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और बैठ के किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डेलिबरेशन। तो क्या डेलिबरेशन आ सकता है यहाँ पे। ग्राउंड का मतलब होता है आधार। जैसे कोई व्यक्ति है, अपने बॉस से छुट्टी मांगने गया, तो उसका बॉस पूछेगा भाई आप किस आधार पे छुट्टी चाहते हो, तो बोल सकता है कि साहब मैं मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी चाहता हूँ, है ना, या फिर स्पाउस ग्राउंड पे छुट्टी चाहता हूँ, कि मेरी बीवी जो है वो वहाँ पे काम करती है, तो मैं भी वहाँ पे ट्रांसफ़र चाहता हूँ, या फिर वहाँ के लिए छुट्टी चाहता हूँ, तो वो मेरा ग्राउंड है, तो उसको बोला जाता है ग्राउंड। डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है उलझन, कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये करूँ या ये करूँ, है ना, तो उलझन की जो स्थिति होती है उसे कहा जाता है डिलेमा। और कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु। तो यहाँ पे जो एकदम सही शब्द आएगा वो आएगा कंटेंट, कि भाई माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ऐसी किताबें पढ़ें जिनकी विषय वस्तु क्या हो, नीति से संबंधित हो। तो हाई मॉरल, और यहाँ पे तीसरे में आ जाएगा हमारा हाई मॉरल कंटेंट, है ना। तो ध्यान में देना, इस तीसरे के लिए हम लगाएंगे हाई मॉरल कंटेंट, है ना। तो इनका कोई मतलब नहीं है, डिलेमा का, ग्राउंड का और डेलिब्रेशन का, हाई मॉरल कंटेंट। अगला देखते हैं। अराउंड 2000 पेरेंट्स वर इंटरव्यूड एंड मोस्ट ऑफ देम, कि भाई लगभग, है ना, यहाँ पे अराउंड का मतलब है कि लगभग 2000 ये जो पेरेंट्स थे, इनका जो है एक तरीके से सर्वे किया गया,
उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया, एंड मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने, मोस्ट ऑफ देम अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिकन्स द क्रिसमस कैरोल इज ए मस्ट रीड फॉर चिल्ड्रन, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा डिकेंस। अब ये देखो जो कैपिटल में लिखा होता है ना, कोई भी वाक्य है उसके बीच में अचानक से कोई शब्द आ जाता है कैपिटल में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो यहाँ पे डिकेंस जो है एक अंग्रेजी के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस, उनकी एक किताब है उसका नाम है द क्रिसमस कैरोल। तो ज़्यादातर माता पिता जिनका कि इंटरव्यू लिया गया इस सर्वे में, उन्होंने क्या कहा, क्रिसमस कैरोल को जो है मस्ट रीड बताया। मस्ट रीड का मतलब है जिसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए फॉर चिल्ड्रन, भाई बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि ये मस्ट रीड होनी चाहिए बच्चों के लिए। भाई उन पेरेंट्स से पूछा जा रहा था कि भाई जैसे हम कहें कि बच्चों के लिए किताबें निर्धारित करनी है हमें, तो कौन सी किताबें आप निर्धारित करना चाहोगे। तो माता पिता ने जो पहला किताब का नाम लिया वो लिया चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरोल का नाम लिया। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे चौथे में, अब देखो चौथे के ऑप्शंस में आपके सामने दिखाता हूँ, चारों के अर्थ बताता हूँ मैं आपको। मोस्ट ऑफ देम, रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, है ना, कि भाई स्थिति बिगड़ जाए ना, उस स्थिति को पहले जैसी नॉर्मल स्थिति बनाना, है ना, कि जैसी पहली थी स्थिति उसे स्थिति को जो है पहली जैसी स्थिति बनाना, उसे बोलते हैं हम रेस्टोर करना। रिवाइज, रिवाइज करना तो आप जानते हो है ना, किसी भी चीज़ को रिवाइज करना, है ना, किसी भी चीज़ का रिवीजन करना। इसके अलावा रिमार्क्ड, रिमार्क्ड का मतलब होता है कि भाई किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना, है ना, किसी के बारे में जो है टिप्पणी करना, उसको बोला जाता है रिमार्क। और रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जो है अनुशंसा करना, किसी चीज़ की सिफारिश करना। तो यहाँ जो एकदम सबसे सही है हमारा आंसर वो है रिकमेंडेड, कि भाई जो ज़्यादातर माता पिता थे उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी, है ना, भाई उन्होंने सिफारिशी तो की। उनका ये कहना था कि भाई ये देखो मोस्ट ऑफ देम, ये जो लिखा हुआ है ना मोस्ट ऑफ देम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे रिकमेंडेड, कि भाई ज़्यादातर लोगों ने रिकमेंडेशन दी, कि भाई रिकमेंडेशन ली गई, भाई आपका कहना है, आप क्या रिकमेंड करते हो, आप क्या रिकमेंड करते हो। तो ज़्यादातर माता पिताओं ने क्रिसमस कैरोल को जो है रिकमेंड किया। आगे देखते हैं, तो 4 हो गए हमारे, अगला देखते हैं, पढ़ के कोशिश करते हैं समझने की कि 5वें में क्या लिखा हुआ है। तो आगे द क्रिसमस टेल, अब ये जो क्रिसमस कैरोल नाम की ये जो एक तरीके से कहानी है या छोटा उपन्यास है ना चार्ल्स डिकेंस का, अब ये जो कहानी है द क्रिसमस टेल, है ना, क्रिसमस से संबंधित कहानी है ये द क्रिसमस टेल। अब यहाँ पे हमें भरना है क्या आएगा 5 में, द फिल्थी रिच, द क्रिसमस टेल, द क्रिसमस टेल द फिल्थी रिच, यहाँ पे लगाना है स्क्रूज। अब देखो ये स्क्रूज लिखा हुआ है ना, अब ये क्या है, व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, है ना, कि भाई कोई धनी व्यक्ति है, क्योंकि देखो कोमा लगा हुआ है ना, तो द फिल्थी रिच, है ना, फिल्थी मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो गंदा कह सकते हो आप, है ना, फिल्थी, है ना आप, हाँ बिल्कुल गंदा कह सकते हो आप, कि मतलब अच्छा आदमी नहीं हो जो है ना रिच है, लेकिन फिर भी उसके क्या है, मतलब अच्छा नहीं है वो, एक तरीके से उसके इरादे अच्छे नहीं है, या फिर उसका नेचर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है उसका, तो उसको आप कहोगे फिल्थी रिच। अब उसको कहा गया है फिल्थी रिच, स्क्रूज के लिए कहा गया है वो, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो भाई क्या आ सकता है ना, कि फिल्थी और रिच कहा गया है ना, स्क्रूज, स्क्रूज उस व्यक्ति का नाम है। एंड द पुअर कंटेंटेड, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, कि भाई आपके पास जो कुछ है कि आप उससे संतुष्ट हो, तब आप कहेंगे कि हाँ साहब मैं बहुत ही कंटेंट हूँ उस चीज़ से जो भी मेरे पास है। एंड द पुअर, और एक गरीब व्यक्ति है कोई, कंटेंटेड क्रेटचिट फैमिली, एक परिवार है, उस परिवार का नाम है क्या, क्रेटचिट परिवार। जैसे होता है ना बिरला परिवार, अंबानी परिवार, इसी तरह से एक परिवार है क्रेटचिट परिवार, है ना। और ये क्या है, क्रेटचिट परिवार गरीब है लेकिन संतुष्ट है। ऑफर लेसन्स, तो ये जो कहानी है यह हमें पाठ प्रदान करती है ना, शिक्षाएं देती हैं इन मॉरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्यों से संबंधित। तो अब क्या लगाएं 5वें में, देखो द क्रिसमस टेल। अब चारों के अर्थ देखो, एम्प्लॉइंग, क्या मतलब होता है एम्प्लॉय करने का, देखो एम्प्लॉय करने का मतलब होता है एक तो किसी चीज़ को प्रयोग में लाना, एक तो मतलब होता है वो रोजगार से संबंधित होता है एम्प्लॉय का, एक होता है किसी चीज़ को यूज में लाना, एम्प्लॉय करना। तो क्या एम्प्लॉइंग आ सकता है यहाँ पे। डिवॉल्व, डिवॉल्व शब्द का मतलब होता है सौंपना, हस्तांतरित करना। जैसे कोई मैनेजर है, अब मैनेजर क्या करे, उसके नीचे जो लोग काम करते हैं ना उन लोगों को काम जो है सौंप दे। भाई मैनेजर के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, अब उस पावर्स को मैनेजर क्या करे, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सौंप दे, वितरित कर दे पावर को, है ना, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट कर देना, है ना, उसको बोलेंगे डिवॉल्व। तो क्या है, डिवॉल्व आ सकता है। रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, कि भाई जैसे धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, या फिर हम रिवॉल्व का इस तरह से भी प्रयोग करते हैं, और रिवॉल्व के साथ जो है ना ज़्यादातर हम अराउंड का प्रयोग करते हैं, रिवॉल्व अराउंड, कि भाई धरती इसके चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व अराउंड। या फिर यह कहानी इस पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, है ना, तो ध्यान में रखना अराउंड जरूर आएगा इसके साथ में ना ज़्यादातर, है ना। तो क्या रिवॉल्व आ सकता है, रिवॉल्व का मतलब है घूमना। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब है शामिल, है ना, किसी चीज़ को शामिल करते हुए, शामिल करते हुए। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही आएगा ना, वो आएगा इन्वॉल्व, इन्वॉल्विंग।
अब रिवॉल्विंग आ सकता था यदि यहाँ पे रिवॉल्विंग अराउंड लिखा होता ना, द क्रिसमस टेल्स, इसमें लिखा होता कि भाई द क्रिसमस टेल रिवॉल्व्स अराउंड, कि भाई ये जो कहानी है ये घूमती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो है वो इन्वॉल्विंग, कि भाई इस कहानी में कौन कौन शामिल है, तो इन दिस क्रिसमस टेल इन्वॉल्विंग द फिल्थी रिच। अब देखो इन आगे है, इनमें से हमें लगाना है फास्टिडियस, फिनिकी, इसके अलावा स्टिंगी और फसी। अब इनमें से लगाना है हमें कि अब देखो हमें इनमें से चूज़ करना है, तो किस तरह से चूज़ करेंगे। देखो इस पूरी लाइन को पढ़ो यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा कठिन है ये, है ना, थोड़ी सी कठिन है। कठिन इसलिए है कि जिसको कोई आइडिया नहीं है ना इस स्टोरी के बारे में, उसके लिए थोड़ा सा देख पाना कठिन है। लेकिन आप यहाँ से और यहाँ तक इस वाक्य को पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया जा रहा है। एक तो हो गया हमारा स्क्रूज, है ना, जो कि क्या है, एक तरीके से गंदे स्वभाव का है, अमीर व्यक्ति है। दूसरा कौन है, गरीब है और संतुष्ट है, क्रेटचिट फैमिली है। तो देखो यहाँ पे पुअर लगाया और इसके बाद में कंटेंट लगाया। पुअर का मतलब है गरीब और संतुष्ट। तो इसी तरह से मिलता जुलता विशेषण ही हम इस यहाँ पे लगाएंगे, है ना, कि जो अमीर है, लेकिन कोई विरोधाभास की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, कि एक तरफ तो अमीर व्यक्ति है और एक तरफ गरीब व्यक्ति है। ठीक है, कि भाई यहाँ तो हमने गरीब व्यक्ति दिखा दिया, तो इधर हम किसको दिखा रहे हैं, अमीर व्यक्ति को दिखा रहे हैं ना। गरीब है लेकिन संतुष्ट है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, गरीब है लेकिन संतुष्ट है, तो इसका उल्टा क्या होगा, अमीर है लेकिन कंजूस है। तो अब देखो मैं आपको और इसका जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो शब्द आया है फास्टिडियस, इस फास्टिडियस का मतलब होता है कि जिसे, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो, जो बहुत ही तुनक मिजाज टाइप का हो, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब जो ऐसा कहे, जो एक एक चीज़ के करेक्ट होने के बारे में ना, कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए ना, जो इस तरह से जो है मतलब उसको खुश करना बहुत कठिन है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फास्टिडियस। अगला शब्द देखो फिनिकी। इस फिनिकी का मतलब होता है, ये भी ऐसा ही आदमी होता है जो बहुत ही ज़्यादा मीन मेक निकालता है, किसी भी चीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालता है ना, तो उसको बोलते हैं ना, ये भी फिनिकी का मतलब भी वही होता है ना, जो मतलब आसानी से खुश नहीं होता, हर चीज़ में उसे कमी दिख जाती है ना, तो क्या फिनिकी आ सकता है यहाँ पे। एक और शब्द देखो फसी। इस फसी शब्द का मतलब होता है, ये जो फसी आया ना, इसका मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करता है ना, इसका मतलब भी वही है कि भाई जो बाहर बात बात में जो है मीन मेक निकालता है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है बहुत ध्यान देता है। तो एक तरह से ये फास्टिडियस, फिनिकी और फसी, ये तीनों की तीनों सिनोनिम है। और इस चौथे शब्द को आप देखोगे, हमारा ये जो सी ऑप्शन जो छूट गया ना, स्टिंगी, इस स्टिंगी का मतलब होता है अनजेनरस, यानी कि एक तरह से कंजूस आदमी, मीन आदमी, लोभी आदमी, उसको हम बोलते हैं स्टिंगी, जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो पैसे पे। तो ये शब्द जो है बिल्कुल फिट बैठेगा हमारे इस लाइन के अनुरूप, क्योंकि क्योंकि ये तीनों तो जो है सिनोनिम हो गए तीनों के तीनों। तो अगर फास्टिडियस आ सकता है तो फिनिकी भी आ सकता है, फसी भी आ सकता है, लगभग बिल्कुल तीनों जो है ना एकदम 90-100% है इनका मामला, सारे मिलते जुलते हैं। तो इन तीनों में से हम एक को भी नहीं भरेंगे। वाक्य को हमने देखा, वाक्य को समझा कि भाई यहाँ पे जो है ना दो विरोधी व्यक्तियों की बात की जा रही है, कि एक तरफ तो गरीब और संतुष्ट है और दूसरी तरफ अमीर और कंजूस है। तो एक व्यक्ति का नाम है अमीर और कंजूस व्यक्ति है, वो स्टिंगी व्यक्ति है, उसका नाम है स्क्रूज। तो ये कहानी जो है, इस कहानी में बात की गई है स्क्रूज की और क्रेटचिट फैमिली की। और ये कहानी जो है नैतिक जिम्मेदारियां या नैतिक कर्तव्यों से संबंधित जो है पाठ उपलब्ध कराती है। अनदर बुक, एक और बुक है ना, एक और अन्य बुक के बारे में, विच मैनी पेरेंट्स मार्कड आउट। मार्क आउट का मतलब होता है चिन्हित करना किसी चीज़ को, है ना। मार्क आउट आप कह सकते हो कि भाई एक बुक की रिकमेंडेशन तो उन्होंने दी कि भाई क्रिसमस टेल जो है, ये जो एक क्रिसमस कैरोल है ना, एक तो ये किताब होनी चाहिए, है ना। दूसरी बुक के बारे में जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया वो कौन सी बुक थी, उसके बारे में हम देखते हैं आगे, कि अनदर बुक विच मेनी पेरेंट्स मार्कड आउट एज ए, क्या लगा है यहाँ पे, पहले तो हमने लगा दिया था मस्ट रीड, है ना, पहले ऊपर मस्ट रीड लगाया था ना, अब यहाँ पे क्या लगाया हम इसके लिए, रीड, कौन सा रीड, वाज ऑस्टेन। अब ये एक लेखिका है, उनका नाम है जैन ऑस्टेन, है ना, इनका ये उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो इसके बारे में कहा पेरेंट्स ने, तो अब क्या लगा है यहाँ पे, अब इनके अर्थ देख लो आप चारों और फिर अपने हिसाब से जो है कोशिश करो भरने की। वीडियो का पॉज कर दिया करो, है ना, रोक दिया करो वीडियो को और अपने मन से जो है भरने की कोशिश किया करो, पहले देखा करो, है ना, कि भाई फॉरवर्ड रीडिंग किया करो, बैकवर्ड रीडिंग किया करो, कुछ हिंट तलाशने की कोशिश किया करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इनको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बोल सकते हो, इन्हीं के माध्यम से जो है ना ये सॉल्व होगा। तो देखते हैं। तो एक अन्य बुक जिसके बारे में कि पेरेंट्स ने जो है एक तरीके से कह सकते हैं इनको मार्क आउट किया, इसको जो है चिन्हित किया या फिर इसकी रिकमेंडेशन की, तो एज ए, इसका मतलब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और रिकन्सिलिएटरी, कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना वो आदमी बहुत ही विश्वसनीय है ना, क्रेडिबल है ना, तो और रिकन्सिलिएटरी,
रिकंसिलेटरी का मतलब होता है कि रिकंसिलेटरी का मतलब, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सामंजस्य, मेल मिलाप करना, है ना, समझौता टाइप मेल मिलाप करना, या फिर एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करना, तो वो होता है रिकंसिलिएटरी। कंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है निर्णयात्मक, निश्चयात्मक, कि भाई जब आप बिल्कुल निश्चित हो जाते हो किसी चीज़ के प्रति, आप पक्का निर्णय कर लेते हो, है ना, कोई किसी कंक्लूजन पे आप पहुंच गए, है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं कंक्लूसिव। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। अब देखो आप यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या हम शब्द जहाँ पे जो है लगाए हैं ना, तो यहाँ पे जो सबसे एकदम उचित शब्द आएगा ना वो रहेगा हमारा मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, कि भाई जैसे कि मानो सरकार है ना, उसने क्या किया कि भाई जैसे सरकार के मतलब आप कह सकते हो जैसे सीबीएसई बोर्ड है। अब इस सीबीएसई बोर्ड में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्होंने क्या किया कि कोई नियम निर्धारित किया, और उस नियम के माध्यम से इन्होंने कहा कि भाई ये किताब जो है या ये लेसन जो है ये बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए, है ना। तो किसी नियम के द्वारा किसी चीज़ को जब आप निर्धारित कर देते हो ना तो उसको कहा जाता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है आपने कंपलसरी बना दिया उसे किसी नियम के तहत। तो अगली जो बात पेरेंट्स ने कही सर्वे में, वो कही भाई पेरेंट्स से यही तो पूछा जा रहा था ना कि भाई हम बच्चों के सिलेबस में किताबें रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किताबें निर्धारित की जाएं, तो आप कौन सी किताबें निर्धारित करना पसंद करोगे कि भाई बच्चों के लिए ये किताब तो कंपलसरी होना ही चाहिए, बच्चों को ये किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। तो पहली किताब उन्होंने बता दी कि द क्रिसमस कैरोल, और दूसरी किताब उन्होंने बताई जो कि कंपलसरी हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, वो उन्होंने बताई जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो यहाँ पे आप लगाओगे मैंडेटरी। अगला देखते हैं, द चॉइस ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक का चुना जाना, इस पुस्तक का चुनाव, द चॉइस ऑफ दिस बुक यानी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का चुनाव जो पेरेंट्स ने किया, वाज रेदर। अब ये जो शब्द है ना रेदर, रेदर शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है रेदर? विरोधाभासी चीज़ों को दिखाता है, अपोजिट चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है, कि हम जब भी वाक्य में जो है कुछ अपोजिट चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, कुछ विरोधाभास दिखाना चाहते हैं, है ना, तब हम रेदर का प्रयोग करते हैं। तो द चॉइस ऑफ दिस बुक वाज रेदर, अब क्या लगाएं यहाँ पे? अनफॉर्चुनेट लगाएं, अनसस्पेक्टेड लगाएं, अननर्विंग लगाएं, या फिर अनएक्सपेक्टेड लगाएं। देखो आप कि क्या आप यहाँ पे लगाएं, चारों के अर्थ देखो। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, अनफॉर्चुनेट, तो क्या यहाँ पे दुर्भाग्य आ सकता है कि भाई द चॉइस ऑफ दिस बुक वाज रेदर, क्या ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण थी इस पुस्तक का चुनाव। या फिर अनसस्पेक्टेड, अनसस्पेक्टेड का मतलब होता है असंदिग्ध, भाई कोई तो होता है जो कि मतलब संदिग्ध हो, है ना, सस्पेक्टेड हो यानी कि शक के दायरे में हो, अनसस्पेक्टेड मतलब असंदिग्ध हो, है ना। इसके बाद देखो अननर्विंग, इस अननर्विंग शब्द का मतलब होता है हतोत्साहित, है ना, एक तरीके से डिस्करेज हालत में होना, है ना, हतोत्साहित। या फिर अनएक्सपेक्टेड, है ना, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। तो यहाँ पे जो आएगा वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। वो इसलिए आएगा अनएक्सपेक्टेड, आप अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, बिकॉज दिस रोमांटिक नॉवल इज, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेदर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जब रेदर का प्रयोग है तो इसका मतलब है कुछ अपोजिट बात की जा रही है ना, कुछ विरोधाभासी बात की जा रही है, कुछ आश्चर्य से भरी बात है, कुछ चौंकाने वाली बात है। तो इस पुस्तक का चुनाव जो था वो रेदर अनएक्सपेक्टेड, ये सोचा नहीं था इस किताब के बारे में कि भाई माता पिता जो है ज़्यादातर इस किताब को जो है रिकमेंड करेंगे। क्यों नहीं सोचा गया था? क्योंकि ये जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांटिक नॉवल है ना, बिकॉज दिस रोमांटिक नॉवल इज मोर लाइकली, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना नहीं होना। तो दिस नॉवल इज मोर लाइकली टू, अब यहाँ पे देखना है हमें क्या आना चाहिए, है ना, टू टीनेजर्स देन चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये जो है हमारा क्लोज टेस्ट कहना चाहता है कि भाई ये जो किताब है ना ये एक रोमांटिक नॉवल है, और ये रोमांटिक नॉवल एक ऐसा नॉवल है जो कि टीनेजर्स को, क्या लिखे यहाँ पे, टीनेजर्स को पसंद आता है, देन चिल्ड्रन, बच्चों की बजाय टीनेजर्स। तो अब देखते हैं नवे ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ये रहा हमारा नवा और 10वां ऑप्शन। तो देखते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान को विचलित करना, है ना, और रिपल्स का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, कि भाई कोई चीज़ एक तो होती है आपको आकर्षित करती है जिसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो, और एक चीज़ होती है जिससे आपका मन जो है ना दूर हटने का करता है ना, तो उसको बोलते हैं रिपल्स, है ना, रिपल्स होना, किसी चीज़ से दूर जाना। प्रिज्यूम का मतलब होता है अनुमान, है ना, मानना किसी चीज़ को, है ना, उसको बोलते हैं प्रिज्यूम करना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल सही अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि भाई ये जो नॉवल है द चॉइस ऑफ दिस बुक वाज रेदर अनएक्सपेक्टेड, कि भाई इस पुस्तक का चुनाव जो था वो बहुत ही अनअपेक्षित था, इसकी आशा नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि यह एक रोमांटिक नॉवल है, और ये रोमांटिक नॉवल जो है ना ये इस तरह का नॉवल है जो कि ज़्यादातर जो है ना इस बात की संभावना बनती है कि यह
टीनेजर्स बच्चे जो होते हैं ना, टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है बजाय बच्चों के। बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करता। ये ऐसा उपन्यास है जो टीनेज के बच्चों के लिए है और उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये चुनाव जो था माता पिता का, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। सिंस एलिजाबेथ फाइनल चॉइस ऑफ डार्सी। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना कि अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है ना, आपने ना तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में पहले कभी सुना, ना द क्रिसमस कैरोल के बारे में सुना, तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा ये क्लोज टेस्ट। अब जैसे कि मुझे पता है इनके बारे में, प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में और क्रिसमस कैरोल के बारे में मैंने पढ़ रखा है इनके बारे में, तो थोड़ा सा आसान लग रहा है ना। सिंस एलिजाबेथ फाइनल चॉइस ऑफ डार्सी, इसमें क्या होता है कि ये एलिजाबेथ, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है इसकी नायिका है ना, ये जो है ना मुख्य पात्र है एलिजाबेथ इस कहानी, इस नॉवल की एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ क्या करती है फाइनली, अपने लिए जो है डार्सी का चुनाव करती है ना, अपनी शादी के लिए जो है किसका चुनाव करती है, डार्सी का चुनाव करती है। डार्सी एक व्यक्ति का नाम है ना, पुरुष का नाम है। सिंस एलिजाबेथ फाइनल चॉइस ऑफ डार्सी इज डीपली रूटेड, डीपली रूटेड का मतलब है इसकी जड़ें इसमें समाहित है। डीपली रूटेड का मतलब है जड़ें समाहित होना, कि भाई गहरे तक इसकी जड़ें यहाँ पे समाहित है। इन स्ट्रॉन्ग मॉरल, अब यहाँ पे लगाना है हमें, क्या लगाए, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, डिलेमा, क्या करूं क्या ना करूं, उलझन की स्थिति, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब तो आप जानते ही हो है ना, कि किसी भी तरह का उपद्रव है ना, किसी भी तरह की वो कोलाहल, उसको डिस्टरबेंस बोलते हैं। और कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, तो यहाँ पे आएगा कंसीडरेशन। क्यों? क्योंकि इस कहानी में क्या होता है, वो जो एलिजाबेथ है ना, डार्सी का चुनाव करती है अपनी शादी के लिए, तो काफ़ी सोच विचार के करती है, डीपली रूटेड, कि भाई जो डार्सी का चुनाव किया जाता है, डार्सी का चुनाव बहुत गहरे में जो है इस बात में जो है छिपा हुआ है। इन स्ट्रॉन्ग मॉरल कंसीडरेशन, स्ट्रॉन्ग मॉरल कंसीडरेशन का मतलब है नीति से संबंधित विचार करना, कि भाई काफ़ी सोचती है, विचारती है वो, और उसके बाद में चुनाव करती है ना, तो नीति संबंधित विचार करती है वो इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा है ना। तो हो सकता है माता पिता को इस चक्कर में भी लगा हो कि भाई ऐसी कहानी तो बच्चों के लिए होना ही चाहिए है ना, ताकि बच्चे जो है नीति से संबंधित बातें सीख सकें। द पेरेंट्स प्रोबेबली थॉट, संभवतया, प्रोबेबली का मतलब होता है कि इस बात की संभावना है, संभवतया थॉट की भाई माता पिताओं ने जो है शायद ये सोचा, शी ऑफर्स ए गुड एग्जाम्पल फॉर द गर्ल चाइल्ड टू फॉलो, कि भाई माता पिताओं को ऐसा लगा होगा कि ये जो एलिजाबेथ है वह एक अच्छा उदाहरण ऑफर करती है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है गर्ल चाइल्ड के लिए, कि भाई माता पिता है उनकी अगर कोई लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, तो उस गर्ल चाइल्ड के लिए ये जो एलिजाबेथ है ना, ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि गर्ल चाइल्ड जो है एलिजाबेथ को फॉलो कर सकें, एलिजाबेथ को अनुसरण कर सकें, कि आगे भविष्य में उन लड़कियों को भी अगर कुछ चुनाव करना हो ना, तो जैसे एलिजाबेथ ने कंसीडरेशन किया, जैसे एलिजाबेथ ने जो है नीतिगत रूप से सोच विचार किया, इसी तरह से लड़कियाँ भी जो है सोच विचार कर सके। तो इस तरह से था ये थोड़ा है ना। तो क्लोज टेस्ट में क्या है कि यही होता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है ना, उससे क्या है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आगे बढ़ जाया करो, पहला नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरा भी नहीं आ रहा छोड़ दो, तीसरे को छोड़ दो, कभी जो है चौथे से आपको क्लू मिल जाएगा और आपका जो है ना दूसरा सही हो जाएगा, कभी जो है चौथे से आपको पहले का क्लू मिल जाएगा तो वहाँ सही हो जाएगा। कभी क्या होता है कि लास्ट तक आते आते ऐसा सीन बनता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरी कहानी पढ़ लेते हो तो आपको क्या है, उस कहानी की टोन पता चलती है कि भाई ये किस समय की बात हो रही है, क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव वे में लिखी गई है बात या नेगेटिव वे में लिखी गई है बात। पॉजिटिव वे में अगर बात लिखी गई है तो पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, अगर व्यंग्यात्मक रूप से बात कही गई है तो व्यंग्य से भरे हुए शब्दों का प्रयोग होगा है ना। तो इन सारी चीज़ों को जब आप समझोगे ना धीरे धीरे तो बहुत आसान हो जाएगा।